Hello everyone and welcome back to CSET Edge by Ayush sir and myself Avril Tiwari going to take your ESI section for RBI Grade B मेंस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्दी हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सब्जेक्ट के लिए, जो कि RBI ग्रेड बी के फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी सीरीज में हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात की थी, उसके और पार्ट सभी सब्सिक्वेंट सीरीज में आते रहेंगे। साथ ही साथ हमने पैरेलली एक और वीडियो डालने की कोशिश की है कि जो आपके टॉपिक्स है उन टॉपिक्स पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि अगर अचानक से एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी जाएं तो आप उनको सॉल्व कर सको, उनसे रिलेट कर सको और उनको ऐसा ना लगे आपको कि अचानक से क्या नया पढ़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रोथ है। बेसिकली जब हम ग्रोथ की बात करते हैं और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, तो क्या मतलब होता है। तो जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है एन इंक्रीज। ठीक है, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ सिग्निफाइज एन इंक्रीज इन एनीथिंग, इंक्रीज इन आउटपुट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। ओके, दैट मीन्स कि हम देखते हैं कि चाहे वो आपका आउटपुट हो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हो रहा है, आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये सिग्निफाई करता है क्वांटिटेटिव इंक्रीज को। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में ग्रोथ को समझने की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एंड क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन और कंजम्पशन। ठीक है, जो आपका मात्रात्मक, दैट मीन्स जो क्वांटिटी है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो आपको ग्रोथ को सिग्निफाई कर रहा होता है। ठीक है, यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है, एक चीज जो आपको समझने वाली है वो ये है कि यहां पर जो आपकी ग्रोथ हो रही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली हो रही है, उसमें जो क्वांटिटेटिव इंक्रीज है वो कब ग्रोथ को सिग्निफाई करेगा या कैसे हम जानेंगे कि हाँ यहां पर ग्रोथ हो रही है। तो कुछ फीचर्स होते हैं इसके, उनको हमें जानना पड़ता है। हम एक बार उन फीचर्स को समझ लेंगे तो बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि आखिर ग्रोथ हमारी हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे नॉर्मली जनरली जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ सिग्निफाइज एन इंक्रीज इन दी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। देखिए, जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ का मतलब होता है कि नेशनल इनकम जो है हमारी उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। अदर देन दिस, यहां पर सिर्फ यही मैटर नहीं होता कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, रियल पर कैपिटा इंक्रीज हो रही है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि ग्रोथ शुड हैव द रियल इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। ठीक है, देखिए दो तरीके की नेशनल इनकम आपको मिलेगी, अभी आगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे भी, कि नॉमिनल नेशनल इनकम है, रियल नेशनल इनकम है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम। तो उन दोनों में जो आपका रियल वाला पार्ट होता है, यानी कि रियल नेशनल इनकम में जब इंक्रीमेंट होगा तब हम यहां पर बोल रहे होंगे कि एक्चुअल में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको पा रहे हैं। ठीक है, अदर देन दिस अगर हम बात करें तो ग्रोथ का मतलब यहां पर एक चीज और होती है कि जो आपका क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, जो आपका क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है, इट शुड सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट शुड सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करे। ये नहीं कि हमने आज बढ़ाया और कल खत्म कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको होना चाहिए, ये इंक्रीमेंट हमें दिखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए दिखना चाहिए। तब हम वास्तव में बोल पाते हैं कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, या इकोनॉमिक ग्रोथ को हम वहां पर पहचान पाते हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो एक बार फिर से देखें, तो सबसे पहला हमारा फीचर यहां पर क्या है। तो सबसे पहला फीचर ये है कि नेशनल इनकम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ यहां पर नेशनल इनकम ही मैंडेटरी नहीं है, रियल नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होना इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो रियल नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो ये ग्रोथ हो रही है ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीमेंट होना चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए कि हाँ इतने टाइम पीरियड के लिए यहां पर हुआ है, तब हम जाके बोलेंगे कि हाँ यहां पर ग्रोथ हुई। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज मैं 10 रुपए कमाता हूं, आई एम अर्निंग 10 रुपीज अ डे। ठीक है, सडनली कल हमारे पास क्या हो, मार्केट में लेबर की शॉर्टेज हो जाए, या किसी काम को मैं कर रहा हूं उसकी शॉर्टेज हो जाए, अचानक से डिमांड बढ़े और वो 10 रुपए की जगह मैं वहां पर अर्न कर लूं 12 रुपए 2-3 दिन के लिए, क्योंकि उस समय लेबर शॉर्टेज थी, शायद कुछ फंक्शंस हो रहे थे या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से वहां पर प्रॉपर लेबर नहीं आ पा रहा था। तो यहां पर हमने 10 to 12 रुपीज कमाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स नाउ आई एम अर्निंग 12 रुपीज, बट इट डजंट सिग्निफाइज कि हमने ग्रोथ कर ली है। एक्चुअल में ये ग्रोथ हमारी तब होगी दैट
नाउ आई एम कंटिन्यूअसली अर्निंग 12 रुपीज अ डे, यानी कि अब हम लगातार 12 रुपए पर डे अर्न कर रहे हैं। अब हमारा 10 रुपए वाला जो सिस्टम चल रहा था वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इट शुड सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब हमारा एक्चुअल में ग्रोथ कहा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ का मतलब होता है एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, उसमें भी हमारे एक्चुअल इंक्रीज होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से कि हाँ हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट अभी जब आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क भी देखने को मिलेगा। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव मेजर है, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव मेजर है। यहां पर हम क्या कहते हैं, यूनिडायमेंशनल होते हैं। हमारा मतलब सिर्फ किस चीज से होता है कि हमारे यहां पर जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो, हमारा जो प्रोडक्शन है हमारा उसमें इंक्रीज हो रहा हो। डेवलपमेंट एक मल्टीफेसेड अप्रोच है, वहां पर हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे होते हैं, उनको यहां पर देख रहे होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो ग्रोथ है हमारी, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए मैंडेटरी होती हैं। दैट मींस व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स। देखिए जब हम बात करेंगे ऑन व्हाट फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर्स की बात करें, इसमें आपके दो तरीके की चीजें आती हैं। एक आपके होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और दूसरे आपके हो जाते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो दो तरीके से हमारा यहां पर होता है, एक हमारे होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरे होते हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब हम बात कर रहे होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारा होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए ग्रो करने। दैट मींस कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, या किसी एक सिनेरियो में हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज है, तो हम वहां पर बाकी के कंपैरिजन में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एग्जांपल ले हम कि हमारे पास लिथियम तो आया है, जैसे अभी हमने देखा कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन क्या हम अभी भी लिथियम को यूज कर पा रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर वाले? नहीं यूज कर पा रहे। दैट मींस वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन दी इंपोर्ट ऑफ दिस लिथियम आयन बैटरीज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहां पर ईवी सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस दिन हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे, हम इसको आप यूज करना सीख जाएंगे, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो। आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा मिडिल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज हैं, एक समय पर कितनी गरीब हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात नहीं, नॉट मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल पहले की बात है। वो काफी गरीब हुआ करते थे, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज के अलावा उनके पास प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी कि वो अपने जो आपकी बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। बट जैसे ही उनको पता चला कि दे हैव दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट इज पेट्रोलियम, और जब उन्होंने पेट्रोलियम को यूज करना शुरू किया, ठीक है, जैसे ही उन्होंने पेट्रोलियम को यूज करना शुरू किया, ठीक है, अब आप उनका स्टैंडर्ड देख सकते हो, वहां पर कितने अच्छी फैसिलिटीज है, वहां पर सभी चीजें उनके पास अवेलेबल। दैट मींस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरल रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो एक और फैक्टर हमारा यहां पर होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन वहां पर कैसा हो रहा है। देखिए, जब आप इंडियन इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री पढ़ते हो, जब हम लोग इकोनॉमी में इंडियन हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि जब भी हम आंसर राइटिंग भी करते हैं और हमसे पूछा जाता है कि मेंशन फ्यू मेजर चैलेंजेस विद इंडियन इंडस्ट्रीज, तो एक चैलेंज हमारा हर जगह देखने को मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल क्रंच, कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के पास कैपिटल नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी कंट्री में या हमारी इकोनॉमी में प्रॉपर कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जब भी हमारे यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है ये ऑब्वियस सी बात है, ये डेवलप करेगा कुछ नए वेंचर्स को। वेंचर्स आएंगे तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वहां पर इनकम होगी, इनकम होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट जो है वहां पर डिमांड कर रहे होंगे, कोई सर्विस डिमांड कर रहे होंगे। और जब वो सर्विस डिमांड करेंगे
दैट मीन्स कि यहां पर उसका प्रोडक्शन होगा एंड अल्टीमेटली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज ग्रोथ। तो आप समझ सकते हो कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है और इजिली कैपिटल अवेलेबल है इंडस्ट्रीज को, तो जैसे ही इंडस्ट्रीज को आपका वहां पर कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा, वो इजिली क्या कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे तो न्यू वेंचर्स लगा पाएंगे, न्यू वेंचर्स लगेंगे तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है लोग यहां पर एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट से इनकम होगी एंड अल्टीमेटली इनकम के थ्रू वो डिमांड क्रिएट करते हुए प्रोडक्शन पर आ रहे होंगे। ठीक है, और जिस तरह से आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जैसे जैसे होता जाएगा आपके यहां पर ग्रोथ आती जाएगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव इंक्रीज प्रोडक्शन से आएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर हो जाता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं कि हमारे यहां पर इकोनॉमिक ग्रो होगी कि नहीं होगी, हम कितना आगे तक जा पाएंगे, तो हम कितना टेक्नोलॉजिकली अप स्किल्ड है, हम कितना टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं और किस लेवल तक उसको यूज कर पा रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हमारे डेवलपमेंट की बात होती है। अभी मैंने एग्जांपल लिया जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में हमने बताया कि वी हैव लिथियम बट स्टिल वी कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर लिथियम इन ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर। ठीक है, अब क्यों नहीं यूज कर सकते, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि जब हम उस ईवी को यूज करने जा रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है नहीं, और अगर हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वी कैन नॉट सस्टेन इन दी मार्केट। भाई अगर मार्केट में आपको सस्टेन करना है तो आपको लो कॉस्ट चीजों का प्रयोग करना होगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत बेसिक डिफिनेशन आती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वो होती है जो एक अपग्रेडेड वर्जन होता है प्रीवियस थिंग का, साथ ही साथ अफोर्डेबल होता है एट द चीपर कॉस्ट, यानी कि आसान दरों पर जो हमें अवेलेबल है और बेटर वर्जन है अपने प्रीवियस वन का, वो ज्यादा बेटर तरीका हो सकता है हमारे, वो ज्यादा बेटर तरीके से टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो भी हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमारे यहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगा तो हम ग्रोथ में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख सकते हो कि क्यों इंडियन मार्केट डिस्टर्ब हुई इस टाइम पे, क्योंकि वहां पर मैनचेस्टर में जो आपके कपड़े बन रहे थे टेक्नोलॉजी से, बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा था और प्रोडक्शन करने के बाद वो लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जो इंडियन मार्केट्स थी उनको कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया, कंप्लीटली बर्बाद कर दिया, बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली हमसे अपग्रेड थे, वो बेटर काम कर सकते थे हमसे। दैट्स वाई हमारे यहां पर जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो ये तो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, आपका नेचुरल रिसोर्स हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन के अलावा जो है अगर हम यहां पर देखें कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गई, लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहां पर और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपके हैं नॉन इकोनॉमिक, मतलब वो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेट नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक वृद्धि के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। और इन सब में सबसे जो जरूरी चीज आती है वो आती है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स, देखिए अगर कोई कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल है, एक स्टेबल गवर्नमेंट उनको मिल रही है, वो पॉलिटिकली स्टेबल है, उनकी पॉलिसीज स्टेबल है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रही, तो वो बेटर वहां पर क्या होगा, एनवायरमेंट मिलता है, बिजनेस एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, तो वहां पर वो ग्रोथ कर ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, इंडिया में कहीं ना कहीं 1950 से लेकर 1990s तक, ठीक है, गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रही थी पीएसयूज को बनाने पर। ठीक है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट का फोकस था वो सेंट्रलाइज टाइप का था, मतलब वो चाहते थे कि बिना लाइसेंसिंग के कोई काम ना हो, कोई प्रोडक्शन ना हो, ऑल्दो उसके पीछे अपने ऑब्वियस रीजंस थे और बहुत जेन्युइन रीजंस थे, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उनको सपोर्ट नहीं मिल, जो बिजनेसमैन थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। रीजन भी कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि सरकार अननेसेसरी का रेगुलेशन करे, बट इंडिया के साथ अपनी प्रॉब्लम्स थी, वो हम कभी इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा 1990s के बाद चीजें चेंज हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई कि अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब पॉलिटिक्स की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल बदला। ठीक है, कि जहां गवर्नमेंट पहले रेगुलेटर थी, अब फैसिलिटेटर हो गई। तो जो ये चेंज आया, जो नेचर आया चेंज में आपका हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहां पर जो बिजनेस थे वो क्रिएट होना शुरू हुए। उसके बाद और अच्छे से आप देखना चाहते हो तो यहां पर एक चीज आप और देख सकते हो, वो क्या है कि आफ्टर 2014 स्टार्टअप कल्चर क्यों बूम हुआ। ये स्टार्टअप कल्चर पहले भी बूम हो सकता था, ऐसा नहीं है कुछ की नहीं हो सकता था। ठीक है, जिसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है, एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, स्टेबल गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंसेज और अदर चीजें जो थी, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जरूरत थे, वो सारे रिफॉर्म्स किए और आज हम बेटर कर रहे हैं अपने स्टार्टअप कल्चर में। तो इट्स टोटली अबाउट कि पॉलिटिकल सपोर्ट कितना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, कितना बेहतर तरीके से एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है वहां पर बिजनेसेस के लिए, और जब ऑटोमेटिकली बिजनेसेस आएंगे
इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होनी तय है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा यहां पर होता है कि लोग जो है उनका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो कैसे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स जो सोसाइटी है, क्या सोसाइटी जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न आइडियोलॉजी है, क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है। दैट मीन्स कि अगर हमारे यहां पर कोई मॉडर्न इंफॉर्मेशन आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, और वो किसी पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज को या किसी पुरानी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को ब्रेक कर रही है, तो क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने में कैपेबल है या उसको रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, देखिए यहां पर दो चीजें मैटर करती हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, वो बहुत सही हो, हम ये नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और जब उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, नया इनोवेशन लेके नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपके सस्टेन्ड मेथड्स हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, हम उस पेस में नहीं मैच कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगी, वो नई चीजें लेके आएगी अपने साथ, फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट लेके आएगी, अच्छे से आपके लिए ग्रोथ लेके आएगी, तो कहीं ना कहीं यहां पर सोसाइटी का जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सोसाइटी का साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार से सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज होती है कि मटेरियलिस्टिक डिजायर कैसी है सोसाइटी की। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। ठीक है भाई, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होंगी आपके पास, तो आप जब डिजायर होगी तो ऑटोमेटिकली आप जाओगे मार्केट में, कुछ प्रोडक्शन, डिमांड क्रिएट करोगे, डिमांड क्रिएट करोगे तो प्रोडक्शन को वहां पर किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिनसे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे यहां पर जो ग्रोथ है वो इन सब चीजों पर डिपेंड कर रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और थोड़ी सी जो मेरी वॉइस है वो ऑलरेडी 1.5x पे चलती है। ठीक है, आई नो दिस थिंग, थोड़ा स्लो कर लेना। और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत, मैं उसको फिर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं धीरे धीरे, बट वो भावनाओं में बह जाता है ना, फ्लो हो जाता है एकदम। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ, हाउ वी कैन मेजर ग्रोथ, ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाएगा। ठीक है, ग्रोथ मेजरमेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं या टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। ग्रोथ मेजरमेंट टेक्निक्स, ग्रोथ मेजरमेंट टेक्निक्स कौन सी हैं। अब देखिए, जब हम ग्रोथ मेजरमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ मेजरमेंट टेक्निक्स में जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि आपके यहां पर इंक्रीज इन नेशनल इनकम बताते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम का इंक्रीज यानी तो एक तो फैक्टर हो गया हमारा एनआई, एनआई को हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एनआई। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने आपको बताया तो नेशनल इनकम के अलावा क्या बताया था हमने बताया प्रोडक्शन में इंक्रीज, और प्रोडक्शन में इंक्रीज नापते हैं जीडीपी से। ठीक है, जीडीपी से प्रोडक्शन में इंक्रीज नापते हैं। उसके अलावा जीडीपी से रिलेट करके हमारे पास एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों से रिलेट करके एनडीपी और एनएनपी आते हैं। ठीक है, एनडीपी और एनएनपी आते हैं। ठीक, इन्हीं सबसे रिलेट करके पर कैपिटा इनकम आता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये सब बेसिकली मेथड्स हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपली ग्रोथ को मेजर कर रहे होते हैं। These are the basically measurement tools. नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, आपका पर कैपिटा इनकम हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी हो गया, इन सब की मदद से बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। अगर हमको इसमें इंक्रीज दिखता है तो हम बोलते हैं हमने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है, अगर हमें इसमें डिक्रीमेंट दिखता है तो हमें पता चलता है कि हम नेगेटिव ग्रोथ में है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, ठीक है, वो यूनिडायरेक्शनल होती है, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। भाई अगर कोई चेंज नहीं हुआ हमें लास्ट ईयर के प्रोडक्शन में, वी कैन से वी हैव जीरो ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अगर हम इन ग्रोथ मेजरमेंट्स को एक एक करके उठाएं और समझने की कोशिश करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारा यहां पर जीडीपी। देखिए, यहां पर वैसे तो हमने आपको नेशनल इनकम को प्रायोरिटी दी है, बट अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो आपके हैं, पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एनआई, ये सारे आपके रिकवर हो जाएंगे जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। मैं अलग से चैप्टर लेके आऊंगा नेशनल इनकम पे, उसमें इन सब पे डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, डिटेल डिस्कशन होगा नेशनल इनकम टॉपिक पे, तो हम इन सबको एक एक करके देखेंगे कि आपके इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी होते हैं, जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गए, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। बट मैं एक बार आपको जीडीपी का ओवरव्यू दे दूं कि व्हाट एक्चुअल जीडीपी इज। तो बेसिकली जीडीपी के अगर डिफिनीशन पे जाते हैं तो इसकी डिफिनीशन सिंपल सी एक लाइन कहती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ठीक है, किसी डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका जो सम है, जो सम टोटल होता है वो जीडीपी होता है। यानी कि जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है उनका सम टोटल होता है, उनका सम टोटल होता है आपका जीडीपी, उनका सम टोटल होता है आपका जीडीपी। इस डोमेस्टिक बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो इस डोमेस्टिक बाउंड्री में आप कुछ भी डाल सकते हो। डोमेस्टिक बाउंड्री में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो पहली बात तो टेरिटोरियल मेनलैंड आती है, टेरिटोरियल मेनलैंड हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहां पर जो आपके एक्वायर्ड आइलैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स वगैरह हो गए, एम्बेसीज हो गई, कॉन्सुलेट्स हो गए, ठीक है, शिपिंग वेसल्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा अगर मिलिट्री बेसिस की बात करें तो मिलिट्री बेसिस हो गए यहाँ पे, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मिलिट्री बेसिस होते हैं हमारे, तो वो भी वहां पर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारे यहाँ पर आर्मी पर्सनल्स वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैटेगरी में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे यहां पर कहां जोड़ी जाती है? हमारी जीडीपी में जोड़ी जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन हमारी बाउंड्री के अंदर हो रहा है। हम इस सबको अपनी बाउंड्री कंसीडर करते हैं, ठीक है, चाहे वो एम्बेसीज हो, कॉन्सुलेट्स हो, शिपिंग वेसल्स हो, आइलैंड्स हो, टेरिटरीज हो, जो भी हमारे मिलिट्री बेसेस है, इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, इवन हमारे जो एयरवेज है, जो एयरशिप्स हैं हमारे, वहां पर भी उसके अंदर भी जो एक्टिविटी हो रही है वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा है, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है, हम उसको जीडीपी का हिस्सा मानते हैं। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन सब में जो भी आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी जो सम वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, जो फाइनल गुड्स का जो टोटल सम वैल्यू है वो आपके क्या होती है? जीडीपी के बराबर होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इस जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं। आगे हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम नेशनल इनकम पे जब प्रॉपर टॉपिक लेके आएंगे तो इस पर टोटल डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन होगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे कैसे हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।